हेलो स्टूडेंट, हमने आपको जो क्लास 10th का जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था, उसी को मैं नेक्स्ट आगे एक्सीड कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में मैंने मेंडल्स के बारे में कुछ बताया था। तो मेंडल ने एक लॉ दिया था। मेंडल ने कुछ इनहेरिटेंस के बारे में अपनी कॉन्सेप्ट दिया था और उस कॉन्सेप्ट को आगे डिटेल एक्सप्लेन किया गया था। मेंडल ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? सबसे पहला मेंडल का जो कॉन्सेप्ट था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा जो कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ सिग्रीगेशन और तीसरा जो कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, मेंडल ने तीन कॉन्सेप्ट दिया था। तीनों कॉन्सेप्ट को जानने से पहले कुछ टर्म हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़िए एलील के बारे में। एक टर्म आता है, बार बार आएगा, अलील। अलील को अगर कोई बात करेगा तो अलील मतलब होता क्या है? तो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर कैरेक्टर ऑफ जी। कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर ऑफ जी। अलील का अगर कोई कॉन्सेप्ट बोलेगा तो आपका आंसर होगा कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर ऑफ जी। अब कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि जो जीन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए। जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर ट्रांसमिशन। अब अगर जीन रिस्पॉन्सिबल है तो यहाँ पे अलील का मतलब क्या होता है? तो एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि आपके बॉडी में एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि वन कैरेक्टर इज डिसाइडेड बाय टू जीन्स इन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। सपोज दैट, माना कि देखिए ये आपको मैंने के एक क्रोमोसोम बताया और हमेशा जो क्रोमोसोम होता है वह पेयर्ड होता है। क्रोमोसोम हमेशा क्या होता है? पेयर्ड कंडीशन में होता है। पेयर्ड कंडीशन का मतलब कि जो इंफॉर्मेशन इसमें होगा ठीक इसी के जैसा इंफॉर्मेशन इसमें होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि इस क्रोमोसोम के इस वाले पार्ट में अगर कोई कैरेक्टर को गवर्न करता है तो बगल वाला जो इसका क्रोमोसोम होगा, जिसे अटैच्ड क्रोमोसोम होगा, वह भी उतने यहाँ से लेके उतनी डिस्टेंस पे वही कैरेक्टर क्या होगा? गवर्न करेगा। छोटा सा एग्जांपल बात करते हैं। हाइट क्या है? हाइट एक आपका कैरेक्टर है। हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है। तो अगर हाइट एक कैरेक्टर है तो हाइट कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर हाइट कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है तो हाइट के लिए दो जीन आपके बॉडी में क्या है? इन्वॉल्व है। अब दोनों जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो जो आपके जो क्रोमोसोम होते हैं, पेयर्ड वाले जो क्रोमोसोम होंगे उसी में होगा। इमेजिन करते हैं, सपोज दैट कि इस वाले क्रोमोसोम में हाइट के लिए क्या है आपका? यहाँ पे वो जीन लोकेट करता है। इसके बगल वाला जो क्रोमोसोम होगा ये वाला भी क्या होगा? ठीक यहीं पे क्या होगा? यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे भी वही जीन क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आप क्या समझ में आया कि एक ही कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है? दो जीन इन्वॉल्व है। अब हाइट के लिए तो इन्वॉल्व है। अब हाइट में भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाइट में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हाइट में टॉल होगा या तो हाइट में ड्वार्फ होगा। दो पॉसिबिलिटी है, या तो हाइट में टॉल होगा या तो हाइट में ड्वार्फ होगा। दोनों, टॉल भी हाइट की कैटेगरी है और ड्वार्फ भी हाइट की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? हाइट कैरेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमेशा याद रखें एक कैरेक्टर के पॉसिबिलिटी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हाइट के कैरेक्टर के दो पॉसिबिलिटी, टॉल और ड्वार्फ। उसी तरीके से स्किन की कलर की बात करते हैं तो स्किन का जो कलर का जो जीन है वह भी क्या होता है? आपके ऐसे ही प्रेजेंट होंगे, या तो फेयर होगा या तो डार्क होगा। या तो एक और बात करते हैं, इमेजिन करते हैं शेप ऑफ द हेयर की बात करते हैं तो शेप ऑफ द हेयर का जो जीन होगा वो भी प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम में। तो शेप ऑफ द हेयर एक कैरेक्टर हुआ और इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी पॉसिबिलिटी दो होगी, या तो हेयर स्ट्रेट होगा या तो हेयर कर्ली होगा। तो यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि अगर हाइट की बात करते हैं तो हाइट की दो पॉसिबिलिटी है, या तो टाल होगा या तो ड्वार्फ होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर ऑफ जीन। हमेशा जो जीन होता है कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर होगा। कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर का मतलब सेम पॉसिबिलिटी वाला जो कैरेक्टर एक साथ गवर्न करेगा।
तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, या तो यहाँ पे ये टॉल हो सकता है, या तो ये भी टॉल। एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों के जीन में क्या हो, सेम कैरेक्टर गवर्न करता है, दोनों के दोनों क्या हो, टॉल हो। नंबर वन पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों जीन में क्या हो, दोनों जीन में टॉल कैरेक्टर है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक टॉल हो सकता है और दूसरा ड्वार्फ। याद रखिएगा, टॉल के लिए टी लिखते हैं, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी लिखते हैं। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो इसमें टॉल होगा और इसमें ड्वार्फ होगा, या तो इसमें टॉल होगा और इसमें ड्वार्फ होगा। दो पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये स्मॉल होगा, ये टॉल होगा, तो ये आपको ड्वार्फ होगा और ये आपको टॉल होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगा, या तो दोनों जीन में टॉल होंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी, एक वाले मान लेते हैं ए में टॉल है, बी में ड्वार्फ है। तीसरी पॉसिबिलिटी, ए में ड्वार्फ है, बी में टॉल है। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या होगा, दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों में आपको ड्वार्फ हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो चार पॉसिबिलिटी आई कि नहीं आई? या तो दोनों जीन में टॉल हो, या तो दोनों जीन में ड्वार्फ हो, या तो दोनों जीन में एक टॉल हो एक ड्वार्फ हो। तो यहाँ पे चार पॉसिबिलिटी बनी। तो ये जो पॉसिबिलिटी है यह डिटरमाइन करता है कि सामने वाले में क्या जाता है। अंडरस्टैंड? बात यहाँ तक समझ में आ गई? तो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर ऑफ जीन का मतलब कि हमेशा याद रखिएगा कि जो जीन, जो क्रोमोसोम पेयर्ड वाले होते हैं, वह सेम कैरेक्टर अगर एक लोकस पे, एक फिक्स पॉइंट पे अगर कोई एक अगर कैरेक्टर वाला जीन रिस्पांसिबल है, तो उसके बगल वाला भी जो क्रोमोसोम होगा उतने लेंथ पे, उतने लोकस ऑफ जीन, उतने लोकस पॉइंट पे वही कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करता है। अगर माना कि अगर यहाँ पे जो भी कैरेक्टर अगर यहाँ पे होगा, तो इसके पार्टनर वाला जो क्रोमोसोम होगा, ठीक वही कैरेक्टर भी क्या होगा, वो गवर्न होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम अलील बोलते हैं, या कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर ऑफ जीन। अब एक छोटी सी बात है, आप खुद समझिएगा कि माना कि अगर ये आपको दो क्रोमोसोम है, और याद रखिएगा जब गैमीट्स बनते हैं, समझिए इस बात को, जब गैमीट्स बनते हैं तो 46 तो नहीं ना होते हैं गैमीट्स में, कितने होते हैं, 23 होंगे। गैमीट्स में कितने होंगे, 46 नहीं होंगे, कितने होंगे, 23 होंगे। तो 23 का मतलब इसी का हाफ होगा। जितने भी जो क्रोमोसोम 23 पेयर्स में होंगे, उसमें से हाफ एक के होंगे, यानी हाफ मेल गैमेट के होंगे और हाफ फीमेल गैमेट के होंगे। तो दोनों जब हाफ मिलते हैं तो क्या, माना कि सपोज दैट यह मेल वाला है और इमेजिन करते हैं यह फीमेल वाला है, ठीक है। और कहा जाता है, एक छोटी सी मैं आइडिया ले रहा हूं, मान लेते हैं कि 18वें नंबर 18th नंबर का ये क्रोमोसोम है, और ये भी मान लेते हैं 18th नंबर का क्रोमोसोम है। मान लेते हैं 23 पेयर्स में 18वें नंबर का ये क्रोमोसोम है। अब एक बात समझिएगा, जब 18वें नंबर का जब ये क्रोमोसोम है, तो जब ये गैमीट बनेंगे, या जब स्पर्म, अगर इसका स्पर्म बनेगा मेल का, तो कहा जाता है ना कि 50% मेल से और 50% फीमेल से। तो इसके 50% में यह भी जा सकता है और इसके 50% में ये भी जा सकता है, इसके 50% में ये भी जा सकता है और इसके 50% में ये भी जा सकता है। अब मान लेते हैं, इमेजिन यह A है, यह A डैश है, ये B है और यह B डैश है। इमेजिन करते हैं यह A है और A डैश है, B है और B डैश है। तो क्या पॉसिबिलिटी है, इसका 50% AB भी हो सकता है, इसका 50% AB भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसका 50 और इसका 50, या तो इसका 50 A और B डैश, ये भी पॉसिबिलिटी है। याद रखिएगा, या तो इसका इससे पॉसिबिलिटी हो सकता है 50-50, या तो इसका इससे हो सकता है, तो A और AB डैश नंबर 1 पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, या तो ये इसके साथ हो सकता है, A डैश B हो सकता है, या तो इसका इसके साथ हो सकता है, तो A डैश B डैश, है कि नहीं। आपके जो गैमीट बनेंगे वो 4 पॉसिबिलिटी वाले बने कि नहीं बने, या तो आपके इसका 50%, इसके 50%, तो ये तो कंफर्म है कि इसका 50% और इसके 50% से क्या होगा, अटैच होगा। अब इसका कौन सा 50% इससे कौन सा 50% से अटैच होंगे, ये क्या है कॉन्सेप्ट, ये अभी तक ये मिथ को कोई बता नहीं पाया, साइंस इस पर ये नहीं बताया कि कौन वाला किसके 50% से जाके मिलेगा। ये पॉसिबिलिटी बताती है, या तो ये वाला
इसके साथ अटैच होगा तो दोनों 50-50 मिलकर कितने हो जाएंगे 100 हो गए। या तो ये वाला इसके साथ होगा तो दोनों फिर भी क्या होगा 50-50 100 होंगे। या तो ये वाला इसके साथ होगा तो भी 50-50 100, या तो ये वाला इसके साथ होगा। तो 4 पॉसिबिलिटी होंगे कि नहीं होंगे, 4 पॉसिबिलिटी। यानी कि अब अभी मैं आगे डिटेल नहीं बता रहा हूं, अभी थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। 4 पॉसिबिलिटी क्या होगा, अब जो इंडिविजुअल या जो बेबी प्रोड्यूस होगा, ध्यान दीजिएगा, जो बेबी प्रोड्यूस होगा, अब उस बेबी में क्या कैरेक्टर अपीयर होगा, उस बेबी में या तो 18वें नंबर का क्रोमोसोम तो जाएगा, या तो उसके में ये वाला जीन जाएगा होगा, या तो उसमें ये वाला जीन होगा, या तो उसमें ये वाला जीन होगा, और या तो उसमें ये वाला जीन होगा। अंडरस्टैंड, समझ में बात आई। अब जो बेबी में जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसमें क्या होगा, इन दोनों 50-50% वाले होंगे, तो 18वां नंबर तो क्रोमोसोम हर हाथ में जाएगा। लेकिन 18वें नंबर के क्रोमोसोम में कौन वाला कैरेक्टर गया, तो या तो ये वाला उस बेबी में हो सकता है 18वें नंबर में, या तो ये वाला हो सकता है, या तो ये वाला हो सकता है, या तो ये वाला हो सकता है। अंडरस्टैंड, बात समझ में आ गई। अब एक आपको थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन किया, इसको डिटेल बताएंगे आपको थोड़ा सा। अब एक बात समझिए, अलील का कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर ऑफ जी। एक और कॉन्सेप्ट में बात करता हूं, होमो, क्योंकि सब आएगा, होमो जाइगस और एक आएगा हेट्रो, एक आएगा होमोजाइगस और एक और आएगा हेट्रोजाइगस। अब होमोजाइगस क्या होता है और हेट्रोजाइगस क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ध्यान दीजिए। जाइगस का मतलब क्या हो गया, जाइगस का मतलब जाइगोट, और जाइगोट कब मिलते हैं, जब दो गैमेट आपस में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। अब समझिएगा, होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब यहाँ पे, होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब यहाँ पे सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है, अदर। इतना तो कॉन्सेप्ट मालूम है, होमो का मतलब सेम और हेट्रो का मतलब अदर। अगर इमेजिन करते हैं कि जो दोनों आपका जो जीन है, जैसे सपोज दैट ये कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों जो जीन है, ये अब ये दो, ये क्या कहलाएगा, ये जाइगोट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जाइगोट इसलिए कहलाएगा क्योंकि कैरेक्टर बताया है, क्योंकि दो मिल गया है। अगर एक रहता है कैपिटल तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैमीट वाला कैरेक्टर बोलते हैं, अगर दो मिल गया तो जाइगोट वाला। अब होमो का मतलब से दोनों क्रोमोसोम का सेम कैरेक्टर वाला अगर जीन अगर इन्वॉल्व होता है तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। क्या बोलते हैं इसको, होमोजाइगस। क्यों, क्योंकि दोनों वाले में तो हाइट का तो कैरेक्टर है, लेकिन दोनों के दोनों क्या हो गए, दोनों के दोनों टॉल हो गए, ये क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। और अगर मान लेते हैं दोनों के दोनों का स्मॉल हो जाए तो भी क्या कहलाता है, होमोजाइगस। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, एक जैसे कैरेक्टर को ही कवर करते हैं, या स्मॉल टी और स्मॉल टी। क्या कंफर्म हुआ, या तो दोनों के दोनों एक जैसे कैरेक्टर को कवर किए, या तो दोनों के दोनों यहाँ पे भी एक जैसे कैरेक्टर कवर किए। यहाँ पे क्यों कवर किए, क्योंकि एक जैसा जीन दोनों क्रोमोसोम में है, यहाँ पे भी एक जैसा जीन दोनों क्रोमोसोम में है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये होमोजाइगस कहलाएगा। दूसरा आते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रो मतलब अदर, दोनों क्या हो, दोनों एक ही कैरेक्टर को कवर करते हो, लेकिन दोनों में पॉसिबिलिटी क्या डिफरेंस, या तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, या तो स्मॉल टी कैपिटल टी होगा। अब देखिए यहाँ भी दोनों जीन कौन जिम्मेदार है, तो यहाँ भी याद रखिएगा दोनों जीन जो है वो हाइट को रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ भी हाइट को रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पे जो हाइट के जीन है दोनों में डिफरेंस है, क्या, एक टॉल के लिए और दूसरा ड्वार्फ के लिए। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ भी अगर हाइट का ही कैरेक्टर कवर करते हैं, एक ड्वार्फ के लिए और दूसरा टॉल के लिए। होमोजाइगस किसको बोलेंगे कि दोनों जो एक एलील का जो दोनों जीन है सेम कैरेक्टर को कवर करते हैं, और ये भी सेम कैरेक्टर को। हेट्रो का मतलब कैरेक्टर सेम ही हो, लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। अब होमोजाइगस समझ में आ गया, हेट्रोजाइगस समझ में आ गया। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आते हैं, एक टर्म लिखते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, और एक कैरेक्टर होमोजाइगस रिसेसिव। अब समझिएगा एक कौन से पहले इसको समझ लीजिए, पहले होमोजाइगस डोमिनेंट। अब दो टर्म आता है इसमें, टाइप दो टर्म आता है, एक डोमिनेंट आता है और एक रिसेसिव आता है। डोमिनेंट और रिसेसिव इंग्लिश का टर्म है, मतलब डोमिनेंट का मतलब
जो जिस पे हावी हो जाए। जैसे मान लेते हैं दो बंदे हैं, दो बंदे में अगर एक बंदा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है, जैसे दोनों एक ही फील्ड से हैं और एक बंदे ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो बोलेंगे कि वो क्या है, वो डोमिनेंट हो गया अपने सब्जेक्ट पे दूसरे वाले के कॉन्सेप्ट में। दो मतलब जो किसी पे हावी हो जाए, डोमिनेंट हो जाए, तो उसको डोमिनेंट कहते हैं। और जो है लेकिन अपना अपना छाप छोड़ा नहीं उस पर, जो समझाने के उसके बारे में बता नहीं पाया, वो क्या कहलाता है, रेसेसिव कहलाता है। सिंपल टर्म में बात करें ऐसे भी कहते हैं डोमिनेंट नेचर इसका, रेसेसिव नेचर है। डोमिनेंट नेचर का मतलब और भी कह सकते हैं कि किसी पे कोई प्रभाव छोड़ देना डोमिनेंट हो जाता है, और अगर नहीं छोड़ पाना वो रेसेसिव होता है। अब डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब, जो कैरेक्टर शो कर जाए, हावी हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। इन दोनों के पहले एक जाने यहाँ पे फिनोटाइप और दूसरा जीनोटाइप, इसको बताएंगे क्योंकि टाइप साथ में। अब आते हैं डोमिनेंट की बात करते हैं, तो जो जैसे इमेजिन करते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात करते हैं, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। तो अगर ऐसा पॉसिबिलिटी किसी भी बंदे के क्रोमोसोम में आ रहा है, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी किसी बंदे के क्रोमोसोम में आ रहा है, तो वो बंदा हमेशा कैसा शो करेगा, हमेशा वो टॉल शो करेगा। क्या शो करेगा, टॉल शो करेगा। यानी कैपिटल टी डोमिनेंट हो गया किस पे, स्मॉल टी पे, तो बोले कि टी डोमिनेटिंग नेचर है। हमेशा अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाए तो आप क्या बोलेंगे, वो जो सामने वाला जो भी इंडिविजुअल हो कैसा होगा, वह टॉल होगा। कैसा होगा, टॉल होगा। क्यों, क्योंकि टी जो है डोमिनेंट हो गया और स्मॉल टी क्या हो जाएगा, रेसेसिव। कैपिटल टी हमेशा डोमिनेंट होता है और स्मॉल टी हमेशा रेसेसिव होता है। किस कॉन्सेप्ट में, हाइट ऑफ दी, हमने प्लांट का एग्जांपल लिया, हाइट ऑफ दी प्लांट में। तो आप समझिएगा यहाँ पे टी अगर ऐसा, जैसे मान लेते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, जैसे ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगर ऐसा एग्जाम में आ जाए और पूछे कि इसमें आप बताइए कि ये प्लांट कैसा होगा हाइट के अकॉर्डिंग, तो आप समझिएगा ये क्या हो जाएगा, टी का मतलब टॉल और स्मॉल टी का मतलब ड्वार्फ। अब बताइए दोनों में कैपिटल टी, तो दोनों डोमिनेंट होगा, तो क्या ये पौधा कैसा होगा, टॉल होगा। अब बताइए कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर ऐसा भी नेचर होगा तो देखिए इसमें ड्वार्फ वाला जीन भी है और इसमें टाल वाला भी जीन है, लेकिन टाल वाला हमेशा स्मॉल वाले पे क्या होगा, हावी हो जाएगा, तो ये भी कैसा होगा, टॉल हो जाएगा। अब आते हैं तीसरी बात करते हैं, इसमें भी ड्वार्फ वाला जीन है, उसमें टॉल वाला जीन, लेकिन यहाँ भी वो क्या होगा, इसमें भी आपको टॉल होगा। अंडरस्टैंड। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो क्या होगा, इसमें तो कैपिटल टी नहीं ना है, ये दोनों के दोनों ड्वार्फ वाले जीन है, तो क्या हो जाएगा, ये आपको ड्वार्फ हो जाएगा। अब बात समझ में आ गया। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो पौधा क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी है तो भी टॉल, ऐसी पॉसिबिलिटी है तो ये भी टॉल, और ऐसी पॉसिबिलिटी है तो ये ड्वार्फ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी है ही नहीं। अब बात करते हैं होम फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनो का मतलब कि आपको सामने दिखे, अगर जो मैं बात बोलता हूं अगर सामने उस प्लांट में कोई चीज दिख रहा है तो बोलेंगे कि उसकी फिनोटिपिक कैरेक्टर, क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कैरेक्टर। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, जीनोटाइप कैरेक्टर। बात समझिएगा, अगर कोई दिखे तो उसको बोलते हैं फिनोटाइप, और अगर जीन लेवल पे कोई अगर कैरेक्टर आइडेंटिफाई उसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। अगर हमको दिख रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है वो पौधा कि कैसा है, टॉल है, ड्वार्फ है, कलर क्या है, तो क्या बोलेंगे उसका फिनोटाइप। और अगर उसके जीन लेवल पे क्या चेंजिंग होती है उसको बोलते हैं जीनोटाइप। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं आपको बोलेगा कि इस पौधे में फिनोटाइप आप बताइए, तो मैं क्या फिनोटाइप बताऊंगा कि 3 टॉल हैं और 1 ड्वार्फ है। बात समझिएगा, अगर हमको फिनोटाइप देख के बताना, पौधे के ग्रोथ के बारे में बताना, तो पौधा ग्रो कर दिया है तो मैं क्या बताऊंगा कि 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, तो ये क्या कहलाएगा, इसको फिनोटाइप कैरेक्टर कहलाएगा। लेकिन अगर कोई कहेगा कि इसका जीनोटाइप क्या है, इसका जीनोटाइप क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि एक जो है प्योर है, 2 क्या है इम्प्योर। क्यों, क्योंकि 2 डिफरेंट वाले, तो क्या बोलेंगे 2 इम्प्योर है और एक क्या है, ये भी प्योर है। अंडरस्टैंड।
यहाँ पे क्या, इसको फिनोटाइप क्या था कि 3:1 के रेशियो में था, मतलब तीन क्या थे, तीन दिख रहे हैं हमको कि तीन टॉल है और एक ड्वार्फ है। लेकिन जीन लेवल पे अगर बात करें तो क्या होगा, एक आपका टॉल है, दो भी टॉल, लेकिन इसका जीन क्या है, प्योर लाइन है, इसका भी जीन क्या है, प्योर लाइन है, ये क्या है आपका हेटेरो है। तो क्या बोलेंगे, ये होमोजाइगस। अब बात समझिएगा, ये वाला क्या कहलाएगा, वन वाला क्या कहलाएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। क्यों होमोजाइगस डोमिनेंट क्यों बोले, क्योंकि दोनों के दोनों होमो है और दोनों के दोनों डोमिनेंट है, तो पौधा कंफर्म है कि क्या होगा, टॉल होगा, तो होमोजाइगस डोमिनेंट। अंडरस्टैंड। और अगर इन दोनों की बात करें तो फिनोटाइप तो देखने में लग रहा है कि टॉल है, लेकिन बोलेंगे कि यह हेट्रोजाइगस है, या होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं है, क्या बोलेंगे, यह हेट्रोजाइगस है। अंडरस्टैंड। इसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। और अगर इनकी बात करें तो इसको भी क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको तो मैंने बोला होमोजाइगस डोमिनेंट, इसको हेट्रोजाइगस बोला, और इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, इतना तो कंफर्म है ना कि ये होमोजाइगस है, इतना तो कंफर्म है ना कि होमोजाइगस है, होमोजाइगस है लेकिन डोमिनेंट के रिसेसिव है, तो होमोजाइगस रिसेसिव। ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा, ये हेट्रोजाइगस हो जाएगा, और ये हेट्रोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब समझ में आ गया। तो जो एक्सप्रेस हो जाए फिनोटाइप में वो क्या कहलाता है, डोमिनेंट कहलाता है। इसको होमोजाइगस डोमिनेंट कहेंगे, हेट्रोजाइगस कहेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव कहेंगे। ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, ये सब मैंने की कॉन्सेप्ट दिया आपको। अब आपको बताते हैं मेंडल ने जितनी भी मैंने बात बताई, मेंडल ने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था। तो मेंडल ने एक प्लांट लिया था, उस प्लांट का नाम था, मेंडल ने किस पौधे पे, अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता, मेंडल ने किस पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो मेंडल ने, आप बताइएगा, पी प्लांट पे, मेंडल ने आपको पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। और पी प्लांट को बॉटैनिकली क्या बोलते हैं, पाइसम सेटाइवम। पी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम क्या, पाइसम सेटाइवम। मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, और मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था। एक क्वेश्चन आता है, व्हाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट ओनली, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया था। तो इसका आपको आंसर होना चाहिए कि मेंडल ने पी प्लांट को इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि उस समय जो पी प्लांट थे उसमें बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर, जैसे कि पी प्लांट में उनको क्या दिखा कि वेरिएंट कैरेक्टर वाले नेचर थे उसमें, जैसे कि उनको ऐसे सीड दिखे कि कुछ सीड थे, वो सीड एक अलग कैरेक्टर शो करते थे, और मैं उसी सीड के, उसी प्लांट के कुछ दूसरे सीड उन्होंने क्या देखा, अलग कैरेक्टर शो करते थे। मेंडल ने पी प्लांट में 7 ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखा उन्होंने। मेंडल ने सबसे पहले क्यों सिलेक्ट किया पी प्लांट, क्योंकि मेंडल को 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पी प्लांट में उनको दिखा, नंबर 1। दूसरी बात, क्यों मेंडल ने पी प्लांट लिया, पी प्लांट इजीली क्या होते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। तीसरी बात, मेंडल ने पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि पी प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है वह ज्यादा दिनों की नहीं होती है, 2 से 3 महीनों की लाइफ साइकिल होती है। यानी कि उनको बार बार अगर हमको एक्सपेरिमेंट उसके बीज को लेके फिर से एक्सपेरिमेंट करना है, उसके सीड को लेके फिर से एक्सपेरिमेंट करना है, तो टाइम टेकिंग हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है, 2.5 से 3 महीने के अंदर ही वो लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट करता है, इसलिए रिसर्च करने में आसान होगा और इजीली अवेलेबल हर जगह था। और क्या था मेंडल की कॉन्सेप्ट था, मेंडल में वो उनको जो चाहिए था, प्योर ब्रीड उनको चाहिए था, या एक ऐसा सीड चाहिए था जिसमें प्योर आपके जीन मौजूद हो, इसीलिए उन्होंने मेंडल के पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल ने जो पी प्लांट लिया था पाइसम सेटाइवम, उसमें वेरिएंट कैरेक्टर का दिखा, तो उन्होंने उस पी प्लांट को क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन किया। ध्यान दीजिएगा, उस पी प्लांट को उन्होंने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन। पहले मैं फिगर के साथ समझा देता हूँ।
माना कि ये कोई प्लांट है, ये पी प्लांट है मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं पी प्लांट है, ठीक। इस पी प्लांट में मान लेते हैं कि इमेजिन करते हैं कि इसके पास एंथर भी है और इसके पास स्टिग्मा भी है, ठीक। बात समझिएगा, मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया, ये प्लांट ए है और ये प्लांट बी है, ठीक है। और ये जो पी प्लांट है वो कौन से वाले प्लांट हैं, तो बाइसेक्सुअल प्लांट है, यानी एक ही फ्लावर में मेल भी मौजूद है और इसी फ्लावर में आपको फीमेल पार्ट भी मौजूद था। उन्होंने क्या किया, इन दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया। अब क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कराया, मैं एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूं आपको। मेंडल ने क्या किया कि दो डिफरेंट वैरायटी के सीड लिया, किस प्लांट का, पी प्लांट का लिए। एक पी प्लांट क्या क्या अंदर कैरेक्टर था, वह पी प्लांट टॉल था, उसके अंदर क्या कैरेक्टर था, तो उसकी कलर ऑफ द जो फ्लावर है वो एक का आपका वॉयलेट था और एक का आपका ग्रीन था। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को उसमें नहीं जाना, यहाँ समझिएगा कि ये एक प्लांट है और एक प्लांट है, ठीक। इन दोनों प्लांट के बीच में इन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया। जब इन्होंने क्रॉस कराया, कैसे क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस कराने का तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगर ये फ्लावर है तो यह सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, ये भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो हमको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना, आपको कौन सा पॉलिनेशन कराना है, क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। तो मान लेते हैं ए प्लांट का जो हमने मेल पार्ट को क्या कर दिया, हटा दिया। हमने ए प्लांट के मेल पार्ट को क्या किया, हटा दिया। अब जब हटा देंगे तो क्या ये पॉलिनेशन होगा, क्या ये आपको फर्दर प्रोसेस होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके मेल पार्ट को हमने हटा दिया। तो किसी भी फ्लावर के मेल पार्ट को हटाना इमैस्कुलेशन कहलाता है, समझिएगा इस बात को। किसी भी प्लांट के मेल पार्ट को हटाना को इमैस्कुलेशन कहते हैं। तो इस ए प्लांट का हमने मेल एंथर को हटा दिया, एंथर को हटा के बी प्लांट का जो एंथर था, बी प्लांट के एंथर को हम यहाँ पे लाए। लाने के बाद क्या कर दिए, हमने उस पर डस्ट, माना कि ये आपको स्टिग्मा है, इमेजिन करते हैं ये ए प्लांट का स्टिग्मा है और ये बी प्लांट के हमने पोलन ग्रेन्स को लाके इस पे हमने क्या कर दिया, डस्टिंग कर दिया, यानी कि इस पे हमने गिरा दिया। तो जब गिरा दिया तो इतना तो मुझे कंफर्म है ना कि बी प्लांट का पोलन ग्रेन्स ए प्लांट पे आया है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन मैंने कराया। बात समझिएगा, अगर किसी प्लांट में चलता तो सेल्फ पॉलिनेशन होता, इसीलिए हमने इसका क्या किया, इसके हमने एंथर को क्या किया, हटा दिया। जब इसके एंथर को हटा दिया तो अब ये स्टिग्मा वेट कर रहा है किसके, पोलन ग्रेन्स का। हमने उसी प्लांट के दूसरा जो डिजायर्ड हमको जिस प्लांट का पोलन ग्रेन्स इस प्लांट में चाहिए, हमने क्या किया, उस प्लांट के एंथर को लिया और इस पे हमने क्या कर दिया, डस्टिंग कर दी। इससे क्या हुआ कि डिजायर्ड हमारा जो पोलन ग्रेन्स है जिसका हम चाहते हैं कि इसमें क्रॉस हो, तो वो हमारा क्या होगा, पॉलिनेशन। अब जब इस पे गया, इस पे डस्टिंग किया तो अब इसकी पॉलिनेशन हो गई। तो मेंडल ने ऐसे क्या किया था, क्रॉस पॉलिनेशन किया था। बात समझ में आ गया। अब जब मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन करने के बाद कुछ टर्म मैं बताता हूँ। देखिए, उन्होंने सबसे पहले एक कैरेक्टर को पकड़ा था, क्योंकि एक पौधे में 7 कैरेक्टर अलग थे और एक पौधे में 7 कैरेक्टर अलग थे। 7 कैरेक्टर का मतलब एक पौधे का जो कैरेक्टर था सीड का क्या था, ये सीड का जो शेप था वो राउंड था। इस पौधे का मटर का सीड कैसा था, रिंकल, सिकुड़ा हुआ था। इस पौधे का सीड जो ग्रो करेंगे तो टॉल होगा। इस पौधे का जो सीड ग्रो करेंगे वो क्या होगा, ड्वार्फ होगा। दूसरा कैरेक्टर। तीसरा कैरेक्टर, इस पौधे की जो मटर की फली होगी वह कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी। इस पौधे की मटर की फली क्या होगी, क्या इन्फ्लेटेड होगी। तो ऐसे कितना उन्होंने कैरेक्टर आइडेंटिफाई किया, 7 कैरेक्टर उन्होंने आइडेंटिफाई किया। हमने एक कैरेक्टर पकड़ लिया। मेंडल ने एक कैरेक्टर के बारे में सबसे पहले बताया, एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, कैपिटल टी और कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी और स्मॉल टी, उन्होंने एक कैरेक्टर पकड़ा। ऐसा नहीं कि सारा कैरेक्टर ट्रांसफर हो, लेकिन एक कैरेक्टर को समझने के लिए एक्सप्लेन किया था। अब बात समझिएगा, ये कैपिटल टी क्या हो जाएगा। अब अगर बात करेंगे किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेरेंट प्लांट। क्या बोलेंगे, पेरेंट प्लांट। कोई दिक्कत, इसको हमने क्या बोल दिया, पेरेंट प्लांट बोल दिया। अब अगर और टेक्निकली टर्म में बात करेंगे तो होमोजाइगस, ये भी क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। और दूसरी बात कर होमोजाइगस डोमिनेंट, इसकी बात करेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। बात समझ में आ गई।
होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। उन्होंने एक बात की थी कि जो सीड उन्होंने लिया था वो सीड कैसा होगा, वो श्योर्ड प्योर लाइन का होगा, यानी कि या तो कैपिटल टी कैपिटल और या तो स्मॉल टी। ये कैपिटल टी वाला अलग सीड था, ये स्मॉल टी वाला अलग सीड था। उन्होंने इसके बीच में क्या कर दिया, सबसे पहले इसके बीच में उन्होंने क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंट या क्रॉस, जिसको बोलेंगे पॉलिनेशन किया। जब हम क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, इसका गैमेट निकालेंगे। इसका गैमेट क्या होगा, या तो टी होगा या तो टी होगा। ये क्या कहलाएंगे, ये गैमेट कहलाएंगे। बात समझ आ गई। ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। बात समझ आ गई। ये क्या कहलाएंगे, गैमेट कहलाएंगे। अब इनके गैमेट में आपस में क्या होगा, इनके गैमेट के आपस में क्या कर दिया, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कर दिया हमने, क्रॉस, हमने इसके बीच में क्या कर दिया, क्रॉस पॉलिनेशन। जब इसके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो अब पॉसिबिलिटी क्या हो गई, या तो ये वाला इसके साथ मिलेगा, जैसे मैंने पहले बताया था, या तो ये वाला इसके साथ मिलेगा या तो ये वाला इसके साथ मिलेगा। नंबर दूसरी बात, या तो ये वाला इसके साथ मिलेगा या तो ये वाला इसके साथ मिलेगा। तो आपके बुक में ऐसे दिया होगा इसके साथ अटैच। मैं इसको ना सिंप्लीफाई चेकर बोर्ड बना के करूंगा, एक बोर्ड बना करूंगा या एक स्क्वायर, पनेट स्क्वायर, उन्होंने पनेट स्क्वायर कर लिया था। तो पनेट स्क्वायर में उन्होंने ऐसे एक डायगोनल उन्होंने एक ऐसा बनाया, ठीक है। एक को उन्होंने कह दिया कैपिटल टी और इधर क्या कर दिया, स्मॉल टी। एक को बोल दिया मेल गैमेट, नाम दे दिया, और एक को उन्होंने क्या का नाम दे दिया, फीमेल गैमेट। बात समझ में आ गई। एक को क्या नाम दे दिया, मेल गैमेट, और दूसरे को क्या नाम दे दिया, फीमेल गैमेट। अब समझिएगा। और इसको उन्होंने क्या कह दिया, इसके बना F1 जनरेशन कह दिया, F1 जनरेशन। बात समझिएगा, क्या नाम दे दिया इसको, F1 जनरेशन। F1 का मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन में क्या, दो प्योर लाइन के बीच में उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, हमेशा ये पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। अब समझिए, तो या तो इसका इसके साथ या तो इसका कभी भी इसका इसके साथ नहीं होगा या कभी भी इसके साथ नहीं होगा। तो मेल का फीमेल के, तो कैपिटल टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, या तो इसका इससे करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका इससे करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यही ना होगा, या एक बार जब इसको इससे करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, या तो इससे करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब समझिए, तो जब हमने प्योर लाइन के बीच में जब हमने क्रॉस कराया तो हमने क्या पॉसिबिलिटी देखा, हमने प्योर लाइन के बीच में क्रॉस कराया तो क्या देखा कि जो हमारा फिनोटाइपिक था, जो हमारा F1 जनरेशन में क्या था। अब आप बताइए, ये पौधा टॉल होगा कि ड्वार्फ होगा, तो क्या हो जाएगा, ये पौधा टॉल होगा। क्यों, क्योंकि टी स्मॉल टी पे डोमिनेंट होगा। अब ये बताइए, ये क्या होगा, टॉल होगा, ये भी क्या होगा, टॉल होगा, ये भी क्या होगा, टॉल होगा। अब समझिए इस बात को, जब उन्होंने प्योर लाइन से क्रॉस कराया F1 जनरेशन में क्या पॉसिबिलिटी दिखी, तो चारों के चारों प्लांट कैसे दिखे, चारों के चारों प्लांट जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। चारों पॉसिबिलिटी यही तो था, चारों के चारों क्या हो गए, टॉल हो गए। अब आप बताइए, चारों के चारों जब टॉल हो गए, इसका मतलब कि ड्वार्फ वाला जीन तो साथ में है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ, शो नहीं हुआ, किसमें, F1 जनरेशन में। अंडरस्टैंड, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसको F1 जनरेशन, आगे इसको हम क्या करेंगे फर्दर, बात समझिएगा। हमने यहां पे क्या कर दिया कि क्रॉस पॉलिनेशन किया। जब हमने यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन किया तो हमारा रिजल्ट क्या है, जो अभी इसको क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। क्या फिनोटाइप हमको दिखा कि जो बीज हमको मिला, उस बीज को जब हमने ग्रो कराया तो सभी के सभी पौधे क्या हुए, लंबे वाले हमको मिले। तो आखिर बौना वाला बीज गया कहाँ, ड्वार्फ वाला बीज का जो कैरेक्टर गया कहाँ, तो यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, सेल्फिंग कर देंगे। सेल्फिंग, इसी को सेल्फ पॉलिनेशन कह देते हैं।
सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन, इसके पहले मैंने क्रॉस पॉलिनेशन किया, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन क्या किया, अब इसी के सीड को हमने ग्रो कराया, इसके सीड को हमने ग्रो कराया और उसी के सीड के उसी फ्लावर के एंथर के उसी के फ्लावर के स्टिग्मा को हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो कैसे क्रॉस कराएंगे समझिए, थोड़ा समझ दे देता हूँ। माना कि इसके बीज को, अब इसको बीज हमने लिया, तो ये आपको मान लेते हैं कि एंथर है और ये आपको स्टिग्मा है, तो हमने इसका ही स्टिग्मा या इसका ही एंथर इसके स्टिग्मा पर हमने क्या कर दिया, चिपका दिया, पॉलन ग्रेन्स डाल दिया। तो अभी कंफर्म हो गया कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा और इसको हमने उसके ऊपर से प्लास्टिक से कवर कर दिया। क्यों? क्योंकि दूसरे बाहर के पॉलन ग्रेन्स उड़ के इस पे न आए। तो हमने क्या कर दिया, सेल्फ पॉलिनेशन किया। अब जब सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो देखिएगा, ये इसके बाद का मैं बता रहा हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखने में दिक्कत होगा। अब यहाँ के लिए अब जाइगोट क्या होंगे, तो यहाँ के लिए जाइगोट क्या होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे। अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि दोनों के दो चाहिए ना, एक मेल और एक फीमेल, तो एक पॉलन ग्रेन्स को मेल कर दिया, पॉलन ग्रेन्स को हमने फीमेल कर दिया। क्या करें, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ समझिएगा, अब इसके भी क्या है, अब अगर इसकी बात करें, इसकी जीन लेवल क्या होगा, तो बोलेंगे कि हेटेरोजाइगस है या भी हेटेरोजाइगस, अब प्योर नहीं है। इसके सीड को हमने फिर से ग्रो कराया, तो क्या रिजल्ट दिखा, जब हमने इसको सीड को ग्रो कराया तो गैमेट क्या बनेंगे, टी और टी, इसके भी क्या करेंगे, टी और टी। ठीक, इसके बीच हमने क्या कर दिया, सेल्फिंग, इसी को सेल्फ पॉलिनेशन कह देते हैं। जब इसके सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे F2 जनरेशन, F2 क्या लिखेंगे यहाँ पे, F2 जनरेशन। जब यहाँ पे हमने F2 जनरेशन आया और जब हमने इसका चेकर बोर्ड बनाया, हमने जब इसका क्या बना दिया, जब हमने इसका चेकर बोर्ड बनाया तो यहाँ पे क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे मेल होगा और यहाँ पे फीमेल होगा। मेल का सिंबल ऐसे, फीमेल का। हमने यहाँ पे क्रॉस करा तो क्या होगा, इसको इससे क्रॉस करा कैपिटल टी, इसको इससे क्रॉस करा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको इससे करा तो स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब आप बताइए इसका क्या रिजल्ट होगा, टॉल होगा कि नहीं होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा, ये भी टॉल होगा कि नहीं टॉल होगा। इसकी बात करते हैं, ये भी टॉल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल टी है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये आपको ड्वार्फ हो जाएगा। तो मेंडल ने जब सेम जीन को जब एक्सपेरिमेंट F1 जनरेशन में किया तो सभी के सभी टॉल थे, लेकिन जब उनकी सेल्फिंग किया तो क्या दिखा, जब उन्होंने सेल्फिंग किया तो कुछ टॉल दिखे और कुछ ड्वार्फ दिखे। तब यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं, यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो कैसे लिख देंगे, फिनोटिपिक रेशियो। अब बात समझिए, अगर मेंडल के फिनोटिपिक F1 या मोनोहाइब्रिड का मतलब एक ही के बीच में हमने क्रॉस कराया, हमने क्या बात किया था, मोनोहाइब्रिड। मोनो का मतलब क्या कॉन्सेप्ट था, मोनो का मतलब अकेला, सिंगल। हाइब्रिड का मतलब दो डिफरेंट वैरायटी को जब आपस में मिलाते हैं तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ही कैरेक्टर को न मिला रहे हैं तो इसको मोनोहाइब्रिड कर दिए। अब आप बताइए, जो हमारा बीज होगा वो 4 ही नहीं ना होगा, वो रेशियो में होंगे, 100 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 400 हो सकते हैं। तो रेशियो की बात किया तो मान लेते हैं कि 100 अगर सीड निकले तो 100 सीड में कितने टॉल थे और कितने ड्वार्फ थे, तो रेशियो क्या था। तो अब आप बताइए, रेशियो की बात करते हैं तो 3:1 होगा कि नहीं होगा, 3 क्या थे, टॉल थे और एक क्या था, ड्वार्फ था। तो ये रेशियो हो गया 3:1। मतलब कि मेंडल को जितना सीड मिला इस पौधे से, उस सीड को जब उन्होंने कैलकुलेट किया मैथमेटिकल टर्म में, उनको किस रेशियो में आंसर मिला कि 3 रेशियो आपका क्या था, टॉल था और 1 रेशियो ड्वार्फ था। अगर वही मेंडल की जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं, जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं, आप बताइए जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो 1 प्योर लाइन, 2 इम्प्योर लाइन और 1 प्योर लाइन। तो क्वेश्चन आता है कि मेंडल का मोनोहाइब्रिड का जो फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1 था, और मेंडल का मोनोहाइब्रिड का जो जीनोटिपिक रेशियो क्या था, 1:2:1। अब इसको थोड़ा समझने की बात करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास कितने सीड मिले, 100 सीड मिले, और आपको बताना है
कि मेंडल्स का जो मोनोहाइब्रिड का जो रेशियो था फिनोटाइपिक उसके अकॉर्डिंग 100 सीड मिला और मेंडल एक्सपेरिमेंट करके 100 सीड निकाला। आपको बताना है इसमें से कितने टॉल होंगे और कितने ड्वार्फ होंगे। तो 3:1 रेशियो है कि नहीं है? 3:1 रेशियो बात करते हैं तो x मान लेते हैं तो बोलेंगे 3x प्लस x इक्वल टू कितना है? 100 है। 3x प्लस x इक्वल टू 100 है तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 यहाँ पे हो जाएगा। x इक्वल टू 100/4 हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा? 25। ठीक है। अब 25 की बात करते हैं तो अब इसके टर्म में डालिए 25 इंटू 3 हो जाएगा 75 और 25 इंटू 1 हो जाएगा आपको 25। तो 100 में से 75 क्या है? टॉल वाले सीड है और 100 में से 25 क्या है? ड्वार्फ वाले सीड। तो रेशियो 3:1 लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो जितना भी आप अगर 1000 होगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे। अगर वही बोल देगा कि मेंडल के जो जीनोटाइपिक रेशियो की क्या बात करेंगे तो आप जीनोटाइपिक रेशियो की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:2:1 है तो x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 100 होगा। अगर जीनोटाइपिक की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4x इक्वल टू 100 होगा। यही बोलेंगे x इक्वल टू 25। अब x की जगह 25 रखेंगे तो बोलेंगे 25 और यहाँ पे बोलेंगे 50, यहाँ पे बोलेंगे 25। यानी कि हमको जो सीड मिले दिखने वाला क्या था? 75 क्या थे? टॉल वाले थे और 25 ड्वार्फ वाले। लेकिन अगर जीनोटाइपिक रेशियो की अगर कैलकुलेट करेंगे तो 25 आपके होमोजाइगस डोमिनेंट थे, 25 आपके होमोजाइगस रिसेसिव थे, 25 आपके होमोजाइगस डोमिनेंट थे और 25 आपके होमोजाइगस रिसेसिव थे और जो 50 क्या थे आपके? तो 50 आपके हेटेरोजाइगस। बात समझ में आ गई? तो अब इससे क्या पता चलता है कि आपका जो कैरेक्टर है वो किस पर डिपेंड करते हैं? जीन्स पे डिपेंड करते हैं। और जो जीन्स हिडन होते हैं ये कोई जरूरी नहीं कि जो जीन छुपे हुए हों वो जीन कभी आगे एक्सप्रेस ना हो। जैसे कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहले प्योर लाइन क्रॉस करते अपन जो है सभी के सभी क्या हो गए? टॉल हो गए। लेकिन जब उन्होंने उसी को सेल्फिंग किया ये F2 जनरेशन में किया तो जो छुपा हुआ ऐसा सेटिंग हुआ यहाँ पे क्या हो गया? आपको ड्वार्फ हो जाएगा। ये मेंडल्स की मोनोहाइब्रिड की रेशियो आपको या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के उसी तरीका से हम सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा इसी तरीके से क्या करेंगे? हम सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे लेकिन एक कैरेक्टर को साथ ना लेके 2 कैरेक्टर को साथ लेके चलेंगे तो वो क्या कहलाएगा? मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल्स की डाइहाइब्रिड क्रॉस हमने एक को लिया जैसे मैंने एक को समझाया वैसे मैंने अगर 2 कैरेक्टर को साथ लेकर चलेंगे तो बोलेंगे मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस और अगर 3 को साथ लेकर चलेंगे तो बोलेंगे मेंडल ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। सेम पैटर्न होगा। बस हमको चूंकि मैं देखूंगा क्या एक ही कैरेक्टर में चेंजिंग हुआ कि 2 कैरेक्टर को लेकर देखेंगे क्या 2 कैरेक्टर में भी यही रेशियो आ रहा है तो 2 कैरेक्टर में भी सेम टू सेम ऐसा ही रेशियो आपको आएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपकी जो वीडियो बनाएंगे मेंडल्स की डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताएंगे और यही रूल फॉलो करेंगे उसकी रेशियो क्या होती है। और अगर कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो जरूर से आप इसको हमको या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके पूछिए या तो कमेंट में जरूर आप लिख दीजिए। हम उसको कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे। अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक और शेयर, हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि जैसे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहेगी अलग अलग की कॉन्सेप्ट के साथ हमको देंगे। थैंक यू।